प्यारे बच्चों, हम 2019 का पेपर देख रहे हैं। आज हम आपको जो शुरू के प्रश्न आते हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। 2019 का ये प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि पीएच की जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है और बीच में एक अंक आता है 7 और 14। ये हम पहले ही बता चुके हैं। कोई भी विलयन जिसका पीएच 7 से कम होता है वो कहा जाता है अम्लीय, और जो विलयन जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा उसको कहा जाएगा क्षारीय। और ठीक जो बीच में जिसका पीएच होगा 7 होगा उसको कहा जाएगा उदासीन। ये हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, पीएच का एक प्रश्न अवश्य आएगा, तो आप समझ जाएं कि 0 से कम जो है 7 से कम जो है वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा और ठीक 7 उदासीन होगा। तो इसमें सही उत्तर आपको दिख रहा होगा। सही उत्तर है अम्लीय विलयन का पीएच जो है वो <7 होता है। तो अगला प्रश्न देखें हम। ठीक इसी के नीचे, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों, एथेनॉल एल्कोहल, एथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है। तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र जो होता है, एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है OH। तो जिसमें आपको OH दिख रहा होगा उसको आप एल्कोहल समझेंगे। तो यहाँ पर OH यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो जगह पर OH है, लेकिन हमने नाम पढ़ना है तो नाम के हिसाब से हमने इसको बताना है कि ये क्या है। देखेंगे यहाँ पर एथेनॉल में पूछा गया है, नाम से हम पढ़ेंगे इसको एथेन। एथ मैंने 2 कार्बन, यानी जिसमें 2 कार्बन हो और एक OH भी जुड़ा हो, ऑल भी जुड़ा हो, तो उसको हम एथेनॉल कहेंगे। बाकी सब जगह आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा CH3, इसका हो जाएगा CH2 और OH जो राइट आंसर होगा। अब टोटल अगर हम C देखें तो कितने C आ जा रहे हैं हमारे पास, 2। हाइड्रोजन कितने आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन, और फिर उसके साथ क्या जुड़ा होगा, OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। तो यही आपका सही उत्तर है। सही उत्तर है C2H5OH। आगे देखें, मानव नेत्र के किस भाग में मनुष्य किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र में जो लास्ट में, जिसे हम पर्दा भी कहते हैं, रेटिना कहते हैं, यहाँ पर जो है कोई भी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई फोकस पर जाकर बनती है। इस तरह दूर की वस्तु का सीधा उल्टा चित्र और छोटा चित्र जो है वो रेटिना पर बनता है। तो आपको सही उत्तर पूछने को बोला जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, दृष्टिपटल पर, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, विद्युत विभवांतर SI का मात्रक, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। तो विभवांतर यानी वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टेज नाम से पता लग जाएगा, उसको हम वोल्ट के नाम से जानेंगे। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट। आगे देखें, कौन सा जंतु हार्मोन है। बच्चों, इस साल पार्ट नहीं है पर फिर भी बता देते हैं, जंतु हार्मोन है। कौन सा जंतु हार्मोन है। तो राइट आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जो कि हमारे वृद्धि और उपापचय को नियंत्रित करता है। आगे देखेंगे, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बच्चों, बायोगैस का जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है CH4, यानी जिसे हम मीथेन भी कहते हैं। तो मीथेन जो होती है उसमें बायोगैस को सामान्य रूप से गोबर गैस भी कहा जाता है। तो जो गोबर गैस होती है, यानी जो गोबर के सड़ने से जो गैस बनती है, गोबर गैस प्लांट्स आपने देखे होंगे, तो गोबर गैस का को ही बायोगैस कहा जाता है। किसी भी बायोमास के जलने से, यानी किसी भी अवशेषों के जलने से जो गैस, अवशेषों के सड़ने से जो गैस उत्पन्न होती है डिकम्पोजिशन से, उसको हम कहते हैं मीथेन। तो बायोगैस का सूत्र हो गया CH4 और इसका नाम हो गया मीथेन। एक प्रश्न आगे देखें, उस धातु का नाम बताइए, प्रतीक बताइए जो सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार आपके पास आया है। तो उस धातु का नाम है मरकरी या पारा, मरकरी या पारा, और इसका सिंबल आपको मालूम होना चाहिए, H बड़ा और G छोटा, Hg, मरकरी। तो ये सामान्य रूप से द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे प्रश्न हम देखेंगे, जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना बच्चों निषेचन है। निषेचन उसे कहते हैं जहाँ पर मादा एवं नर कोशिकाओं के मिलने से
भ्रूण की उत्पत्ति होती है, तो उसको हम निषेचन कहते हैं। तो जनन की मूल घटना जो है वो निषेचन है। आगे देखेंगे अवतल दर्पण के दो उपयोग बताइए। तो बच्चों अवतल दर्पण आपको पता होना चाहिए इस तरह का होता है, और इसके बहुत नज़दीक जाने पर, यानी ठीक यहाँ पर जाने पर आपको एक बड़ा सा आवर्धित प्रतिबिंब अपना देखने को मिलता है। तो एक आवर्धित प्रतिबिंब देखने को मिलता है, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। तो जब ऐसी चीज़ जिसको हम सीधा और आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब देखने को, तो कहाँ कहाँ आवश्यकता होगी हमें? तो बच्चों ये शेविंग मिरर में, यानी जो शीशा आप मेकअप के लिए यूज़ करते हैं उनको हम शेविंग मिरर्स कहते हैं, ये शेविंग के शीशे में। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये डॉक्टरों द्वारा, दांत के डॉक्टरों द्वारा, दांत के डॉक्टर जो है दांत का बड़ा चित्र प्राप्त करने के लिए दांत के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से इसको सोलर में भी यूज़ किया जाता है, सोलर कुकर में, सोलर यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है यंत्र के रूप में। ये क्या करता है? दूर से आने वाली किरणों को एक स्थान पर क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है उसके फोकस पर, और यहाँ पर जो है इस ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन बनाने इत्यादि के लिए। तो सोलर कुकर में इसका यूज़ किया जाता है। आगे प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा इस साल पाठ में नहीं है, पर फिर भी प्रत्यावर्ती धारा हम उसको कहेंगे जो केवल जिसमें धारा जो होती है ऊपर और नीचे यानी दोनों दिशाओं में फ्लक्चुएट होती है। इसका मतलब ये है कि 50 बार ये धनात्मक दिशा में और 50 बार ये तरंग जो होती है धनात्मक तरंग इस तरीके से ऊपर नीचे। जब हम तरंग गति के बारे में हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में, तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्रवाह होता है विद्युत का, यानी विद्युत जो है एक बार प्लस से माइनस की ओर जाता है, अगली बार माइनस से प्लस की ओर आता है। तो इसमें एक बार करंट का आना और जाना, यानी ऐसी धारा जिसमें कि विद्युत का प्रवाह परिवर्तित होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट कहते हैं। यानी ऐसी विद्युत धारा जिसमें विद्युत प्रवाह जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जिसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, एसी करंट। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न दो तत्वों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर है यूरेनियम और थोरियम। ये दो तत्व हैं जिनका इस्तेमाल नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके दो उपयोग आपको मालूम होने चाहिए कि जो आप गर्मा गर्म पकौड़े बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और केक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग में। तो अवश्य है कि भोजन बनाने की क्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बन और केक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो आप कुरकुरे पकौड़े बनाते हैं उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अगला प्रश्न आया है कि निम्नलिखितों का रासायनिक नाम लिखिए। तो बच्चों हम इसमें ये हम सीखेंगे कि कितने कार्बन हैं। 2 कार्बन हमें दिख रहे हैं। इस पर एक क्रियात्मक समूह दिख रहा है OH अभी हमने कहा था ये अल्कोहल है, तो इसको ऑल पढ़ा जाएगा। और कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन, उन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो कुल मिला के आपको इनके कार्बन की संख्या लिखनी है। कितने कार्बन हो गए? एक, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो 2 कार्बन को कहा जाता है एथ, और दोनों कार्बन जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो एल्केन हो गया एन प्लस ऑल, तो इसका नाम हो गया एथेनॉल, नाम हो गया एथेनॉल। एथ मैंने 2 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑल मीन्स क्रियात्मक समूह, तो एथेनॉल इसका नाम हो गया। आगे देखें, इसमें जो क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है वो है CHO, ये हो गया एल्डिहाइड, तो इसको कहा जाएगा अल या एल। अगर आप अल ना भी कहें, एल ना भी कहें तो अल कहते हैं इसको। कितने कार्बन है? अब ये वाला कार्बन इसमें गिना नहीं जाएगा क्योंकि क्रियात्मक समूह का हिस्सा है, तो केवल एक कार्बन गिना जाएगा। तो कितने हो गए? सॉरी, एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, 2 कार्बन हो गए,
और अल्कोहल ग्रुप है इसके साथ, तो 2 कार्बन का जगह एथ, और वो किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, एन और अल, एथेनल। तो इसको हम टोटल कार्बन कहेंगे 1 2 कार्बन इन अ रो, 2 कार्बनिक रेखा में है, और उसमें 2 कार्बन आपस में जोड़े गए हैं सिंगल बॉन्ड से। तो एन और अल जो है वो क्रियात्मक समूह, जो लास्ट में जो अंत में जो बताया गया है, निकाला गया है, जो समूह अलग है, जो उसके सारे गुणों को प्रभावित करता है, उसको हम कहेंगे एल्डिहाइड समूह। तो इसका नाम हो गया एथेनल, एथेनल। आगे देखें। अब अवटु ग्रंथि, हालांकि इस साल पाठ में नहीं है, तो इसको अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड इसका नाम है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। थायरॉक्सिन इसमें निकलने वाला हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए, सेलिवरी अमाइलेज, सेलिवरी अमाइलेज, या इसको हम टाइलिन भी कहते हैं, दूसरा नाम होता है टाइलिन। यह एंजाइम पाया जाता है। ये किस पर कार्य करता है, ये जो हम खाते हैं, भोजन लेते हैं, जैसे हमने आलू लिया, तो आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। इसीलिए आलू कुछ समय बाद खाने के बाद हमें मीठा नज़र आने लगता है, मीठा टेस्ट होने लगता है उसका, क्योंकि आलू में शुरू में स्टार्च होता है। स्टार्च को हिंदी में मंड भी कहा जाता है। तो मंड को शर्करा में बदलने का कार्य कौन करता है, ये एंजाइम होता है, इसका नाम है टाइलिन, जो कि हमारी लार में पाया जाता है। तो लार में उपस्थित टायरिन की वजह से जो भोजन का स्वाद बदल जाता है मुंह के अंदर। क्यों, क्योंकि उस भोजन में स्टार्च उपस्थित होता है, और वो स्टार्च किस में बदल जाता है, मीठे पदार्थ में, जिसे हम शर्करा कहते हैं। आगे क्या है, रक्तदाब क्या होता है। तो रक्तदाब आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी धमनियों में रक्त बहता है, तो वो जो है एक निश्चित दाब आरोपित करता है धमनी की जो दीवारों पर। इसी को, धमनियाँ मोटी होती हैं तो उनकी दीवारों पर जो है अधिक दाब, मतलब दाब को सहने के लिए मोटी होती हैं, और जब इससे रक्त बह रहा होता है आगे की ओर, तो ये उस पर एक दाब उत्पन्न करता है धमनियों की दीवारों पर। इसी को ही रक्तदाब कहा जाता है। तो रक्त प्रवाह द्वारा उत्पन्न दाब को रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब कौन बनाता है, रक्तदाब हमारा हृदय बनाता है। तो हृदय जितने दाब से रक्त को आगे पुश करता है, तो उतना दाब जो है वो किस पर आरोपित होता है, हमारी धमनियों की दीवारों पर आरोपित होता है। सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो बच्चों, प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब जो होते हैं वो होते हैं 120 mm से 120 mm Hg, यानी मरकरी के 120 mm कॉलम से लेके 80 mm ऑफ मरकरी। मरकरी का जो दाब मापी होगा उसमें 120 मिलीमीटर की नाप से लेके 80 मिलीमीटर की नाप के ऊंचाई के स्तंभ के बराबर होता है। तो अगर कोई नॉर्मल रेंज पूछेगा आपको, तो आप बोलोगे 80 to 120 mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg। तो मरकरी का जो दाब मापी होगा उसमें 80 से 120 मिलीमीटर के बीच जो है इसका मान स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है। अभी तक के इसमें इतना ही है। फिर आगे हम दूसरा आपको बता रहे हैं, जो शुरू के प्रश्न हैं 1 1 2 2 नंबर के, उनको हम बता दे रहे हैं आपको। अगला प्रश्न यह है कि अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये इस साल पाठ में नहीं है, तो समय बेकार करना हमें सही नहीं लग रहा है। आगे देखें आप कि 20 ओम की प्रतिरोध एम्पियर की धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो बच्चों, जूल का तापन नियम हमने पढ़ा है, उसमें ऊष्मा का सूत्र था एक, आपको मालूम होगा, H बराबर I² RT। इसका आप मान रख लेंगे, I का मान, उसका वर्ग करेंगे, R का मान और T का मान, और इन तीनों का गुणा कर कर आप जो है हीट का मान निकाल लेंगे। इतने जूल की ऊष्मा आपको उत्पन्न हो जाएगी। हम इसको करके देखते हैं। पहले प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न में आपको दिया गया है कि आपके पास 20 ओम का प्रतिरोध है और उसमें 30 सेकंड में 5 एम्पेयर की धारा। तो यहीं पर ही हम हल कर देते हैं। H बराबर I² RT। तो I का मान कितना हो गया, 5 एम्पियर, तो 5 का वर्ग करना पड़ेगा। R का मान कितना है, 20 ओम है, और T का मान है 30 सेकंड तक। तो बच्चों, 5 का वर्ग होता है 25 गुणा 20 कितना हो गया 60, और ये 600 हो गया टोटल।
तो 25 छक्का 150, यानी टोटल उत्तर आ गया आपका 25 छक्का 150 और 00 सॉरी। तो इतने जूल के बराबर आपको ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो 15,000 जूल के बराबर ऊष्मा आपको इससे प्राप्त होगी। आगे जो प्रश्न है, ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो बच्चों, हमने आपको कहा था कि एक मैग्नेट के बाहर जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि इस बिंदु पे जब हम मैग्नेट रखेंगे, एक कंपास रखेंगे हम, तो कंपास जो है एक ही दिशा दिखाएगा, या तो इधर या इधर। तो या तो इसी दिशा में कंपास की जो सुई होगी या इसी दिशा में होगी। तो क्योंकि एक बिंदु पर दो दो दिशाएं संभव नहीं हैं, चुंबक की दो दो दिशाएं संभव नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि चुंबक के चारों तरफ किसी एक बिंदु पर जो मैग्नेट हम रखेंगे वो केवल एक ही दिशा दिखाएगा, दूसरी दिशा नहीं दिखा सकता, ये वाली दिशा नहीं दिखा सकता। इसलिए कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ओम का नियम क्या है, ये आप निश्चित ही इसको याद करेंगे। अभी आप कॉपी में लिख लें, इसको याद कर लें। ओम का नियम V बराबर I/R। केवल इतना नहीं है, इसका शाब्दिक रूप भी आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप अक्षरशः जैसा आपकी किताब में है उसको आप नोट कर लें। आगे पूछा गया है, ये संशोधन वाला चित्र इस साल है नहीं, पर एक प्रश्न पूछा गया कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु निकट बिंदु में कितने दूरी पर होते हैं। तो बच्चों, दूर का बिंदु यानी जहाँ तक मनुष्य देख सकता है, तो दूर जो है वो अनंत होता है। अनंत मतलब बहुत दूरी तक हम देख पाते हैं। लेकिन जो निकट बिंदु होता है, जहाँ तक हम साफ साफ देख पाते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो लगभग 1 फीट की दूरी पर ही हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं अपनी आँखों से। उसके पास जब हम लाएंगे तो हमारी आँखों में क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा, या देखने में हमें असहजता होने लगेगी। तो दूर बिंदु हमारा जो है वो अनंत होता है और निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी और क्षमता के बीच में क्या संबंध होता है, यह आपको पता होना चाहिए। P बराबर होता है 1/f। f जो है वो आपका मीटर में आएगा, तो f मीटर में आएगा। इसमें हम सूत्र में मान रख दें तो P का मान हो गया 2.5 1/f। f जो है भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा और गुणा वाली चीज़ भाग में चली जाएगी। तो f बराबर हो जाएगा 1/2.5। तो दशमलव से इतना आप काटेंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो इसका मान हो गया 2/5 मीटर। बच्चों, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 2/5 गुणा 100, तो 5 दूनी 10 यानी 20 बार गुणा हुआ है, कटा ये 20 बार, और 20 दूनी कितना हो गया? 20 दूनी 40। तो बच्चों, उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो ये इस तरह आपको इस प्रश्न को हल करना है। P बराबर 1/f को रख के इस कॉपी में इसको हल करें, समझ में आ जाएगा। आगे देखें, ये रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी आपको पूछी गई हैं, इनको आप अवश्य ही अपनी कॉपी और उत्तर पुस्तिका की सहायता से हल करेंगे। क्या होता है जब आयरन को लोहे पर आयरन की क्रिया की जाती है, Fe+H2O, भाप प्रवाहित किया, भाप मतलब H2O। इस समीकरण को पूरा करें। मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ, तो इसको भी आगे लिखेंगे MnO2 प्लस एल्यूमिनियम Al क्या होता है, आगे इसको पूरा करेंगे। और विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, इसकी क्रिया क्या होती है। इन तीनों समीकरण को नोट करेंगे और आगे अवश्य ही याद करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर एक साल पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखेंगे, इस साल ये सेक्शन जो है आपकी बुक में नहीं है, तो समय हम खराब नहीं करते हैं इसमें। आगे देखें, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो बच्चों, प्रथम आवर्त में है हाइड्रोजन, और इधर सबसे आपको दिखाई देगा हीलियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है प्रथम आवर्त में आपको दिखाई देंगे। दूसरे आवर्त में आपको दिखाई देते हैं लिथियम,
मैग्नीशियम, इसी तरह से आगे के आप तत्वों की सीरीज़ आपको लर्न है, उसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम हाइड्रोजन और हीलियम है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, आवर्त सारणी में उसकी स्थिति बताइए। आप आवर्त और समूह बताइए। तो बच्चों, जब किसी का परमाणु क्रमांक दिया होता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है पहली कक्षा में कितने हैं, उसको हम देखें। हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसके पास कितनी कक्षाएं हैं। तो बच्चों, इसके पास कक्षाएं हैं K, L और M, यानी N बराबर कक्षाओं की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक। और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों, इसका जो समूह होगा वो 7 में 10 जोड़कर प्राप्त किया जाएगा, तो 17वां समूह होगा और तीसरा आवर्त होगा। तो आवर्त सारणी में 17वें समूह में उपस्थित तीसरी आवर्त में पाया जाने वाला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। तो कोई पूछेगा इसकी स्थिति क्या है, तो आप सीधे स्थिति बस आप क्या बताओगे, स्थिति क्या बताओगे आप इसकी, आप बोलोगे कौन से आवर्त में है, तो आप बोलोगे तीसरे आवर्त में है। कौन से समूह में है, 17वें समूह में। तीसरे आवर्त में क्यों है, क्योंकि इसके पास 3 कक्षाएं हैं, इसलिए तीसरे आवर्त में है। समूह के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट का अंक होगा, अगर वो अंक 2 तक है, 1 या 2 है, तो आपको कुछ नहीं जोड़ना है उसमें। लेकिन अगर वो 3 से लेके 8 तक है तो आपको 10 जोड़ना पड़ेगा समूह पता करने के लिए। तो 3 से ये याद रखेंगे आप, अगर 1, 2 है उसके बाह्य कोश में तो उसका समूह 1 या 2 ही होगा। लेकिन अगर समूह 3 जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है वो 3 से लेके 8 तक हो तो आपको उसमें 10 जोड़कर उसका समूह की जानकारी आपको करनी पड़ेगी। तो क्योंकि इसके बाह्य कोश में 7 हैं तो 10 7 कितना हो गया, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17वां समूह हो गया इसका। तो ये जो तत्व होगा ये तीसरे आवर्त में और 17वें समूह में पाया जाएगा। तो एक तत्व आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो बच्चों, तीसरा समूह जो होता है वो कहा जाएगा 13वां समूह, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ तीसरे का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्य कोश में, तो उसका समूह संख्या हो गया 13वें समूह में। तो बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर जो तत्व है उसके ऊपर 3 चार्ज है, +3 है, प्लस का 3 है। अब ऑक्सीजन के साथ मिला तो ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 माइनस का होता है, तो क्रॉस गुणा कर देंगे इसका। तो ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि इसका जो आवेश होता है इसके नीचे लिख दिया जाता है, इसका आवेश इसके नीचे लिख दिया जाता है। तो इसका सूत्र बन जाएगा X2O3। तो यानी उसके जो तत्व X है, X मतलब अज्ञात तत्व है, उसका ऑक्साइड का सूत्र होगा X2O3। और वो तत्व जो है, माना एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी Al2O3 होता है। तो एल्यूमिनियम भी इसी समूह में होता है, तीसरे समूह में, इसलिए उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा Al2O3। अगर हमें तत्व पता नहीं है तो उसकी जगह हम X लिख देंगे, तो X2O3 उसका इलेक्ट्रॉन, उसका जो है ऑक्साइड का सूत्र होगा। ऐसा आप कॉपी में लिखेंगे। आगे का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताइए। तो बच्चों, NH3 का क्या होगा, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 4 5। तो बच्चों ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में होता है 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर ये क्या बना लेगा, इस तरह एक ससंयोजी यौगिक बना लेगा। इसके पास भी पूरे हो जाएंगे 8, और हाइड्रोजन के पास भी कितने पूरे हो जाएंगे, सर पहली कक्षा में 2 होने चाहिए, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास 8 रह जाएंगे। तो इसका सूत्र हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु हो गया इस तरह हो गया, और सूत्र कहा जाएगा NH3, यानी एक नाइट्रोजन के चारों तरफ 3 हाइड्रोजन हैं और नाइट्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। आगे पूछा गया है H2S। तो S बच्चों, S के पास होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो वो 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। तो हाइड्रोजन ने अपने 2 कर दिए, इस हाइड्रोजन ने भी अपने 2 कर दिए, और S ने अपने बाह्य कोश में 8 कर दिए। क्योंकि इसके पास 6 थे तो इसको 8 बनाने ज़रूरी हैं, ये 6 दे नहीं सकता पर 2 ले सकता है, तो इस तरह S ने अपने चारों तरफ 8 बना लिए। अगला है F2। F2 में F के बाह्य कोश में होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो ये क्या करेगा, दूसरे F के साथ, जिसके बाह्य कोश में 7 होंगे, उसके साथ जुड़कर एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा और इस तरह F2 बन जाएगा। तो ये F2 की संरचना हो गई। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, इसको देखें आप, फिर हम आगे बात करते हैं।